इस वक्त मौजूद हैं स्वर्गीय केसर सिंह गंगवार के बेटे विशाल गंगवार। विशाल जी, आपसे जानना चाह रहा हूँ, आप विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, क्या आपके चुनावी मुद्दे हैं इस बार? सबसे पहला तो मुद्दा यही है जो विकास कार्य अधूरे रह गए हैं और मेरे पिताजी का जो सपना था कि 9 की 9 विधानसभाओं में नंबर 1 विधानसभा इसको बनाना है, उस लक्ष्य को लेकर ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ और यही मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है। विशाल भाई, जैसे कि आपका पहला चुनाव है विधानसभा का और इतना बड़ा चुनाव है, सामने कुछ और भी दावेदार हैं जो कई बार चुनाव लड़ चुके हैं, तो किस तरीक़ा से आप दावेदारी कर रहे हैं, किस आधार पर? हाँ, मैं मानता हूँ ये मेरा पहला चुनाव है, लेकिन राजनीति तो घर में ही होती है और राजनीतिक अनुभव की थोड़ी कमी हो सकती है मेरे पास, लेकिन ये जो अभी कार्यकर्ता आप यहाँ देख रहे हैं, इतने बड़ी तादाद में यहाँ हैं, ये मूल रूप से हमारे ढांचे हैं और इन्हें इतना लंबा अनुभव है इन लोगों को। इनका अनुभव, ये टीम जो है, ये टीम कोई टीम नहीं है, ये एक थिंक टैंक है और ये थिंक टैंक जब मेरे साथ में है तो इस नवाबगंज विधानसभा की परिस्थितियों से अवगत होने में मुझे बहुत ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है और मैं इसमें लगभग विधानसभा की सभी गतिविधियों से वाकिफ़ हूँ, विधानसभा के सभी मुद्दों से मैं वाकिफ़ हूँ, विधानसभा में होने वाले प्रत्येक कार्यों के बारे में वाकिफ़ हूँ और मैं निश्चित तौर पर इस बात को मैं मानता हूँ कि नवाबगंज विधानसभा में लगभग परिस्थितियाँ अब सुचारू रूप से चलना शुरू हुई थी कि काल की गति ने आदरणीय विधायक जी को इस दुनिया से उठा लिया और वो विकास का पहिया यहाँ रुक गया और विकास का पहिया रुकने के बाद, विधायक जी के जाने के बाद जिस तरीके से यहाँ पर लोगों का शोषण होना शुरू हुआ है, तो इन लोगों को भी कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि विधायक जी जब थे तो वो किन किन चीज़ों पर अंकुश यहाँ लगाए हुए थे, किन किन चीज़ों को उन्होंने रोक रखा था। जैसे आज तहसील में उगाई हो रही है, आज गले में उगाई हो रही है, आज चीनी मिलों में किसानों को परेशान किया जा रहा है, आज सेंटरों का आवंटन विभिन्न प्रकार के माफियाओं को किया जा रहा है। तो ये सब मुद्दे हैं, ये जनता भी देख रही है इन सब चीज़ों को और मैं भी देख रहा हूँ। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक है और जनता मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी। आपको लग रहा है टिकट आपको मिल पाएगा? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी से मैं टिकट का प्रयास कर रहा हूँ और भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगने का अधिकार सभी को है। जो भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, उन सभी का ये अधिकार है कि वो टिकट की मांग कर सकते हैं। दूसरे दावेदार हैं रमेश गंगवार जी, उनके साथ में भारी भीड़ होने का दावा कर रहे हैं, ऐतिहासिक भीड़ का दावा कर रहे हैं। जो भी सभाएं उनकी हो रही हैं वो कह रहे हैं ऐतिहासिक सभाएं हैं मेरी और मेरा रिकॉर्ड यहाँ पे किसी के बस की बात नहीं है जो मेरा रिकॉर्ड तोड़ पाए। उनका सीधा इशारा जो और दावेदार हैं, जैसे कि आप हैं, आर्या साहब हैं, भुजेंद्र जी हैं, उन लोगों के लिए है। तो क्या तोड़ पाएंगे उनका दावा? ये तो जब समय जब आता है, अभी समय काफ़ी दूर है और मुझे जैसा कि बताया गया है कि मैं सबको अपने चेहरे से रूबरू करा दूं, तो मैं अपना प्रचार प्रसार जो है वो गांव-गांव जाकर लोगों के बीच में बैठकर, क्योंकि आम सभा में हम लोग तो अपनी बात कह के चले आते हैं, लेकिन आम जनता क्या कहना चाहती है उस बात को हम नहीं समझ पाते। तो उस बात को समझने के लिए गांव-गांव जाकर मैं लोगों के बीच में बैठ रहा हूँ, उनकी जो भी समस्याएँ हैं, व्यक्तिगत हैं या सामाजिक हैं, उन समस्याओं से रूबरू हो रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं उसका जो लाभ मुझे मिलेगा वो आने वाले समय में मिलेगा। अब सभाएं करने से और भीड़ जुटाने से अगर लोगों की समस्याएं दूर हो जाएं तो हर एक आदमी सभाएं करे और भीड़ जुटाए, तो घर घर जाने की जरूरत ही क्या? 5 ही 6 महीने का समय बचा है विधानसभा चुनाव का, तो आपने अभी तक कोई सभा करी है? मेरी 2-3 सभाएं मैं कर चुका हूं और मैंने आपको बताया कि मुझे जो मेरा प्रचार प्रसार करने का जो स्वरूप है, जो मुझे मेरे कार्यकर्ताओं ने या मेरे लोगों ने मुझे जो बताया है, वो यही बताया है कि गाँव-गाँव जाकर लोगों के बीच में आप उठिए, बैठिए, उनको अपने से रूबरू कराइए, उनकी समस्याओं को सुनिए, उनका निस्तारण कैसे हो इसके बारे में सोचिए। आपको सभाएं करनी है, सभाओं का भी समय आएगा, जब समय आएगा तो हम भी सभाएं अपनी जो दिखाने की है वो सब दिखाई जाए। रमेश जी अपने आप को गरीबों का मसीहा बताते हैं, डॉक्टर आर्य साहब ये कहते हैं कि लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, इसे अपना आधार बताते हैं, तो आप क्या कहते हैं इसको? निश्चित तौर पर डॉक्टर साहब जो हैं बड़े समाज सेवी रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में उनका योगदान भी रहा है, उसमें कोई निसंदेह मैं इसमें तो कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। रमेश जी को गरीबों का मसीहा नहीं मानते हैं आप? रमेश जी, अगर ये तो हमारे देश के संविधान ने अधिकार दिया है, सबको स्वतंत्रता का अधिकार है, वो कुछ भी कह सकता है, कुछ भी बोल सकता है। आप मानते हैं गरीबों के मसीहा हैं? वो नहीं है। गरीबों के मसीहा तो गरीब बताएंगे ना, गरीबों का मसीहा तो अगर कोई है तो वो व्यक्ति बताएगा जिस व्यक्ति के वो मसीहा बन रहे हैं। इस क्षेत्र में आप भी घूम रहे हैं, तो आपको क्या दिख रहा है? अभी भी जो लोगों में जिस तरीके से लोग बदलाव चाहते हैं, वो बदलाव अभी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से नहीं हुआ है और लोग अभी थोड़ा सा सेटिस्फाई और होना चाहते हैं। इस वजह से जो है वो अभी विधानसभा चुनाव में आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी चाहते हुए यही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और इस नवाबगंज विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के टिकट से प्रत्याशी जो भी चुनाव लड़ेगा वो प्रत्याशी जीत के विधानसभा जाए और हमारे जो विकास कार्य जो रुक गए, हमारा जो मुद्दे अधूरे रह गए, उन मुद्दों को पूरा करने का काम करें। अभी तक जो आपके पिताजी ने विकास कार्य कराया उसके आधार पर आप चुनाव लड़ रहे हैं। विधायक जी के देहांत के बाद ही आपकी एंट्री हुई है, इससे पहले आप बिल्कुल गुमनाम थे, ऐसा क्यों?
नहीं, गुमनाम मैं कभी नहीं रहा, क्योंकि मेरे स्वर्गवासी पिता ने ये हमारे कार्यकर्ताओं में और क्षेत्र में ये कहा था कि जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मैं जो हूँ अपने परिवार से किसी को भी मैं राजनीति में लेकर नहीं आऊँगा। मैं उस ज़माने में मैं अपने परिवार के लोगों को राजनीति में लेकर आया करता था जिस ज़माने में भगवत शरण जी के खौफ की वजह से कोई उनके खिलाफ चुनाव लड़ने को तैयार नहीं हुआ करता था। उन परिस्थितियों में मैं अपने परिवार के लोगों को चुनाव लड़ाया करता था। लेकिन आज की परिस्थितियां अलग हैं। मैंने अपने कार्यकर्ता को इतना मजबूत कर दिया है कि वो किसी परिस्थिति में किसी के सामने भी खड़ा होकर चुनाव लड़ सकता है। तो अब मैं अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करने का काम करूँगा, अपने घर के लोगों को मजबूत करने का काम। आपके ही परिवार की आपकी भाभी हैं बीनू गंगवार जी, वो फेसबुक व्हाट्सएप पे उनकी पोस्टें आ रही हैं, वो भी तैयारी कर रही हैं विधानसभा चुनाव की। और आपके ही परिवार में उषा गंगवार जी हैं, पिंटू भाई हैं, तो क्या ये लोग आपके साथ में हैं? निश्चित तौर पे ये सब लोग मेरे साथ में हैं और समय आने पर सभी आपको साथ साथ दिखाई देंगे, एक ही मंच पे खड़े हुए दिखाई देंगे। कब दिखेंगे? अभी तक तो दिख नहीं रहा है कोई भी। अभी तक कोई सभा भी तो नहीं हो रही है। कोई आप बता रहे हैं 2-3 सभाएं आप कर चुके हैं। कोई ऐसा मंच मैंने लगाया ही नहीं है जिस मंच पे सभी की उपस्थिति अनिवार्य हो। तो कब तक साथ में आ जाएंगे? बिल्कुल, जब समय आएगा वो आप सब लोग के सामने होगा। सब लोग आपके साथ होंगे निश्चित तौर पर। और मैं एक सवाल मेरा और है, अभी जो लखीमपुर खीरी में जो कांड हुआ है कल, तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पे जो हुआ है वो गलत हुआ है और जो हो रहा है वो और भी गलत हो रहा है। अगर कोई घटना हो गई है तो घटना की जांच होनी चाहिए, जांच होने के बाद उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कानून व्यवस्था को लोगों ने अपने हाथों में लिया और वहाँ वाहन जला दिए, लोगों को प्रताड़ित करे, भाजपा कार्यकर्ताओं को मार रहे हैं। इस तरह की जो घटनाएं हो रही है वो तो अशोभनीय है। मैं उनकी निंदा भी करता हूँ। कानून को कायदे में अपना काम करना चाहिए था और कानून अपना काम करता, लेकिन उससे पहले लोगों ने कानून को अपने हाथ में लेने का जो काम किया, मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। नवाबगंज विधानसभा की जनता है, क्या कहना चाहेंगे उनसे? मैं नवाबगंज जनता से यही कहना चाहूँगा कि नवाबगंज की जनता बिल्कुल परेशान ना हो, निश्चिंत रहे। आज विधायक जी इस दुनिया में भले ही ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी पूर्ति करने के लिए उनका ये बेटा आपके लिए खड़ा हो चुका है और वो आपके बीच में सदैव बना रहेगा जिस तरीके से विधायक जी रहते हैं। विधायक जी ने जैसे जनता की सेवा करी थी, जो विकास कार्य कराए थे, आप भी उसी रास्ते पे चलेंगे? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे मैं मान सम्मान की लड़ाई जिस तरीके से पिताजी लड़ा करते थे, उसी मान सम्मान की लड़ाई को करने के लिए आगे रहूँगा और 4 कदम और आगे ही रहूँगा। अभी उम्र मेरी 38 करीब हुई है और समय मेरे पास अभी पर्याप्त है। तो नई ऊर्जा है, नया उत्साह है और जो लोगों के बीच में जब मैं जाता हूँ तो जिस तरीके से लोगों का प्यार और स्नेह मुझे मिल रहा है, तो निश्चित तौर पे वो क्षेत्र की जनता भी ये चाहती है कि ये परिवार जो है हमारी सेवा करे और आगे बढ़े। अगर आपको पार्टी टिकट देती है, विधायक आप बनते हैं, तो कौन कौन से ऐसे अधूरे कार्य रह गए थे विधायक जी के जो आप पूरा कराना चाहेंगे? विधायक जी के जो कार्य अधूरे रह गए थे, जैसे कि अभी कई सड़कें जो हैं अभी रह गई थी, जो कि कोरोना काल की वजह से जो काम धंधे यहाँ ठप हुए, जो रोजगार लोगों के ठप हुए, उस वजह से जो है कहीं ना कहीं उसकी प्रताड़ना यहाँ क्षेत्र के लोगों ने विकास ना होके भी उसको झेला है। तो जो विकास के जो चीज़ें रह गई हैं, जो काम अभी अधूरे रह गए हैं, जो नंबर 1 बनाने में, विधानसभा को बनाने में सहयोग करेंगे, उन सब का वो कराना मेरी प्राथमिकता रहेगी।